बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस क्लास में हमारा जो मौजू है वो है गज़ल, जो एक मशहूर मारूफ शायर अर्श सहबाई की है। प्यारे बच्चों, गज़ल की खोल में उतरने से पहले, गज़ल के दामन में उतरने से पहले हम शायर के हालात ज़िंदगी और शायराना खुसूसियात पर थोड़ी सी नज़र डालेंगे। प्यारे बच्चों, जब हम शायर की ज़िंदगी पे तायराना नज़र डालते हैं तो जहन में बहुत सारी बातें सवार हो जाती हैं। तो सबसे पहली जो बात शायर के मुतल्लिक जहन में पैवस्त हो जाती है वो यूँ है कि शायर का जो असली नाम है वो हंसराज अबरुवल है। प्यारे बच्चों, ये बात ज़हन नशीन करने की कोशिश करते हैं कि शायर का असली नाम जो है वो हंसराज अबरुवल है और जो उन्होंने अर्श का जो नाम रखा है वो तखल्लुस इनका है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता चलूं, शायरी दुनिया में कदम रखने के बाद शायर अपने असली नाम से हटकर एक कलमी नाम वज़ा करते हैं। बहुत सारे शुरा का यही तरीका रहा है कि जब वो शायरी दुनिया में छलांग लगाते हैं तो शायरी दुनिया में छलांग लगाने के बाद वो अपने नाम को बालाई ताक रखकर कलमी नाम को मंज़िर आम पर लाते हैं। उसी तरीक़ेकार को अपनाते हुए शायर ने अपने असली नाम के साथ साथ अर्श का जो तखल्लुस है वो इख्तियार किया है। हाँ बच्चों, जहाँ तक शायर की विलादत का ताल्लुक है, यानी शायर ने जब इस दुनिया में आंखें खोली हैं वो था ज़माना 1930 ईस्वी का। 6 सितंबर 1930 ईस्वी में शायर इस दुनिया में आए और जिस गांव में इन्होंने ये पैदाइश इख्तियार की है, जिस गांव में शायर पैदा हुए हैं, वो एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सहरी पिलाई। और ये सहरी पिलाई जो है ये तहसील अखनूर से वाबस्ता है। मेरे बच्चों, बात समझ में आ गई? यानी शायर ने जहाँ पे जन्म लिया है उस गांव का नाम है सहरी पिलाई और ये सहरी पिलाई गांव जो है ये तहसील अखनूर से वाबस्ता है। तो बहरहाल उनकी शायराना जिंदगी पर जब हम रोशनी डालते हैं, शायर ने अपनी जो शायरी है, शुरू में शायर ने अपनी शायरी रिवायती अंदाज की शायरी की है, जिस तरह बाकी आम या ख़ास शुरा का रोल होता है, जिस तरह बाकी आम या ख़ास शुरा का तरीक़ाकार होता है। तो उसी तरीक़ाकार के मुताबिक शायर ने शुरू में अपनी शायरी रिवायती अंदाज से पेश की है। लेकिन जितना शायर अपनी शायरी मैदान में आगे बढ़ते गए तो शायरी मैदान में आगे बढ़ते बढ़ते शायर ने अपनी शायरी के अंदर असरी मसाइल का इहाता भी किया। प्यारे बच्चों, जहन में सवाल हो सकता है, सर जी ये असरी मसाइल का मतलब क्या है? असरी मसाइल का मतलब ये है कि ज़माने के हालात वाक़ियात, ज़माने के कड़वे कसेले, ज़िंदगी के नशेब फराज से वाकिफ़ कराना शायर का तरीक़ाकार रहा है। गो कि हम कह सकते हैं रिवायती अंदाज से शायरी शुरू करके असरी मसाइल का अहाता करना शायर का असली जाम था। प्यारे बच्चों,
शायर ने अपनी इस शायरी जिंदगी के दौरान 3 मशहूर मारूफ शायरी मजमूए मंजर आम पर लाए हैं। तो पहले शायरी मजमूए का जहाँ तक ताल्लुक है, उसकी पहले शायरी मजमूए का नाम जो है वो है शिकस्त जाम, जो उन्होंने 1959 ईस्वी में तैयार किया है। प्यारे बच्चों, शायर का पहला शायरी मजमुआ शिकस्त जाम जो 1959 ईस्वी में मंजर आम पे आ गया। जहाँ तक शिकस्त जाम का ताल्लुक है, ये शिकस्त जाम की अक्कासी हम करते हैं तो इसका जो माना है वो ज़िंदगी की नाकामी भी हो सकती है, क्योंकि शायर जो है हालात का सताया हुआ है। अर्शी सहबाई दरअसल हालात का सताया हुआ है। तो हालात के सताए हुए इस शायर ने अपनी शायरी में जो पहला शायरी मजमुआ मंजर आम पर लाया, उसका नाम इसी वजह से उन्होंने शिकस्त जाम रखा है। प्यारे बच्चों, जो उसकी शायरी में दूसरा शायरी मजमुआ है, वो दूसरा शायरी मजमुआ जो है वो यहाँ पे मैंने रकम किया है या लिखा है, वो यूं है शुगुफ्ते गुल। शुगुफ्ते गुल शायर की शायरी मजमुए का दूसरा मजमा है जो उन्होंने 1961 ईस्वी में मंजर आम पर लाया। तेरे बच्चों, सवाल पैदा हो सकता है, अगरचे शिकस्त जाम का मतलब है जिंदगी की नाकामी, लेकिन शुगुफ्ते गुल क्या माना रखता है? ये सवाल है कि शुगुफ्ते गुल का माना यहाँ पे निकल सकता है एतदाल, या हम कह सकते हैं सामान्य राहत। इस चीज को जहन में समेटते हुए मेरे जहन के अंदर एक फारसी मिसल सवार हो चुकी है। वो फारसी मिसल क्या है? कहते हैं कि ना, शाद बायद जीस्तन नाशाद बायद जीस्तन। जिंदगी अच्छी हो या बुरी हो, गुजारनी ही पड़ती है। या हम दूसरे अंदाज में कह सकते हैं, इस धरती पे आके जिंदगी हमेशा एक ही नहज पर नहीं रह जाती है। जिंदगी के सामने बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं, मुश्किलात खड़े हो सकते हैं, और हर मुश्किल के बाद आसानी भी होती है, हर मुश्किल के बाद राहत भी होती है। ये धूप छाँव का खेल है। तो ये शुगुफ्ते गुल का जहाँ तक ताल्लुक है, ये उन्होंने 1961 ईस्वी में मंजर आम पर लाया है। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हुए शायर की शायरी मजमूए का जो तीसरा मजमा है वो है स्लैब, जो उन्होंने 1971 ईस्वी में तैयार किया है। कौन सा वो ज़माना था बच्चों? ये ज़माना था 1971 ईस्वी का, जब उन्होंने अपना तीसरा और मकबूल तरीन, हम कह सकते हैं मकबूल तरीन मजमा, जो स्लेब के नाम से मौसूम है, ये उन्होंने मंजर आम पर लाया या उन्होंने तैयार किया है। इस पर दायरा नजर डालने से यूं जाहिर होता है इस स्लेब का माना हो सकता है अंजाम जिंदगी क्या रही है, यानी शायर की जिंदगी का आगाज और शायर की जिंदगी का अंजाम, ये दो नुक्ते हैं। आगाज किस तरह हुआ तो अंजाम किस तरह हुआ। तो अंजाम के तौर पर उसने अपने शायरी मजमूए का नाम जो रखा है वो स्लेब रखा है। तो बहरहाल शायर ने जब बलूगत इख्तियार की, तालीम को इख्तितामी शक्ल देने के बाद उन्होंने मुलाजिमत इख्तियार की। ये बताता चलो कि शायर की तालीम का जहाँ तक ताल्लुक है, शायर ने सिर्फ कॉलेज सतह की तालीम हासिल की, यानी कॉलेज तक की जो तालीम थी उनकी तालीम महदूद ही रही है। कॉलेज से आगे वो अपनी तालीम जारी नहीं रख सके, क्योंकि हालात के
کڑوے کسیلے حالات کے جھونکوں نے ان کو پریشان کر دیا، روزگار کے مسائل نے اس کو جھوج لیا ہے۔ تو روزگار کے مسائل کو جھوجنے کی وجہ سے اب اپنی زندگی کو تھوڑا سا راحت دینے کے لیے انہوں نے ریڈیو کشمیر میں ملازمت اختیار کی ہے، اور ریڈیو کشمیر میں ملازمت اختیار کرنے کے بعد وہیں سے وہ سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس شاعر کی جو زبان کا، جہاں تک شاعر کی زبان کا تعلق ہے، کیونکہ شاعر اپنی شاعری کے دوران غزل کو وضع قطع کرنے کے دوران جو زبان اختیار کرتے ہیں، کچھ شعراء کی زبان سادہ ہوتی ہے، سلیس ہوتی ہے، آسان ہوتی ہے، کچھ شعراء کی زبان جو ہوتی ہے وہ پیچیدہ اور مشکل ہوتی ہے۔ لیکن جہاں تک عرش صہبائی کی شاعری میں زبان کا تعلق ہے، انہوں نے اپنی شاعری میں زبان صاف اور سادہ اختیار کی ہے۔ شاعری کے درمیان انہوں نے نہ زیادہ پیچیدہ الفاظ اختیار کیے ہیں اور انہوں نے زبان کو زیادہ پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں ان کی زبان شاعری میں رواں رہے، اور شاعری میں جو بحریں انہوں نے اختیار کیے ہیں، انہوں نے چھوٹی چھوٹی بحروں کا انتخاب کیا ہے، بڑی بحریں اختیار نہیں کی۔ اپنی شاعری میں چھوٹی بحروں کا انتخاب کیا اور سادگی سے اپنے کلام کا خاص جوہر پیش کیا ہے۔ بچوں، اس غزل میں جو رنگ دکھائی دیتا ہے وہ روایتی بھی ہے اور عصری بھی ہے، کیونکہ غزل جو ہے، غزل ہمیشہ اپنے موضوعات بدلتی رہتی ہے۔ غزل ہمیشہ ایک ہی موضوع کے ارد گرد نہیں گھومتی ہے۔ یہ نظم کی طرح نہیں ہے کہ نظم صرف ایک ہی موضوع کے ارد گرد گھومتی ہے، بلکہ غزل اپنے جو موضوعات ہیں وہ بدلتی رہتی ہے۔ اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں عرش صہبائی کی غزل کا جو موضوع ہے وہ مختلف ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں اس کی غزل میں جو موضوعات ہیں وہ عصری بھی ہیں اور روایتی بھی ہیں۔ یہ تشریح کرنے سے پہلے ان چیزوں کا ذہن میں بھرنا ضروری ہے یا ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ تو نظم کا جائزہ لینے سے پہلے میں آج اس نظم کو تھوڑا سا لئی میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں یا ترنم میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بچے، آپ کے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ سر جی آپ نے ترنم بتلا دیا، ہم نے اکثر ترنم سمجھا ہے، لیکن جہاں تک تلفظ کا تعلق ہے، تلفظ کے اعتبار سے یہ لفظ جو ہے یہ ترنم نہیں ہے، یہ ترنم ہے۔ کیا ہے بچے؟ ہاں پیارے بچوں، یہ ترنم ہے۔ تو آئیے اس غزل کا تھوڑا سا جائزہ لیں گے۔ تو غزل اس طرح ہے: کون سا وہ زخم دل تھا جو تر و تازہ نہ تھا، زندگی میں اتنے غم تھے جن کا اندازہ نہ تھا۔ کون سا وہ زخم دل تھا جو تر و تازہ نہ تھا، زندگی میں اتنے غم تھے جن کا اندازہ نہ تھا۔ ہم نکل سکتے بھی تھے کیوں کر حصارِ ذات سے، ہم نکل سکتے بھی تھے کیوں کر حصارِ ذات سے، صرف دیواریں ہی دیواریں تھے دروازہ نہ تھا۔ ہم نکل سکتے بھی تھے کیوں کر حصارِ ذات سے، صرف دیواریں ہی دیواریں تھے دروازہ نہ تھا۔ اس کی آنکھوں سے نمایاں تھی محبت کی چمک، اس کے چہرے پر نئی تہذیب کا گازہ نہ تھا۔ عرش ان کی جھیل سی آنکھوں کا اس میں کیا قصور، عرش ان کی جھیل سی آنکھوں میں اس کا کیا قصور، ڈوبنے والوں کو گہرائی کا اندازہ نہ تھا۔ پیارے بچوں، اور ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ
وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. انشاءاللہ اگلے وقت تک اجازت چاہتا ہوں. تو اگلے لیکچر میں ہم اس غزل کی تشریح کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.